एक शैतान जैसे कंपनी कमांडर के क्रूर व्यवहार के कारण एक महिला सैनिक का शरीर टूट गया और उसे सेरेब्रल पाल्सी का निदान किया गया। लेकिन उसकी असली पहचान दो सितारा जनरलों के परिवार वाली एक सैन्य परिवार की बेटी थी। अपनी बेटी के खून के आंसुओं से क्रोधित सितारे खुद हेलीकॉप्टर से उतरे और अपराधी के सैन्य करियर के साथ साथ उसके पूरे जीवन को नरक में धकेल दिया। एक पल में सब कुछ खोने वाला और सब कुछ नष्ट करने वाला, उनके बीच दम घुटने वाले प्रतिशोध का नाटक शुरू होता है। लद्दाख के अग्रिम मोर्चे की हवा अभी भी किसी धारदार चाकू की तरह चुभ रही थी। पहाड़ों के चारों ओर घूमती काली धूल के बीच एक साफ सुथरी टाटा सफारी स्टॉर्म GS-800 सामरिक कमान वाहन फिसलती हुई अंदर आई। वाहन से जो उतरी वह 30 साल की एक महिला सैनिक हवलदार प्रिया शर्मा थी। कड़क इस्त्री की हुई लड़ाकू वर्दी, एक अनुशासित मुद्रा और सबसे बढ़कर उसकी गहरी और दृढ़ आंखें यह साबित कर रही थीं कि वह कोई साधारण सैनिक नहीं थी। जय हिंद। आज से अल्फा कंपनी के डिप्टी कंपनी कमांडर के रूप में रिपोर्ट करने का आदेश मिला है। हवलदार प्रिया शर्मा रिपोर्टिंग। सर। कंपनी कमांडर के कार्यालय के दरवाजे के सामने उसने एक जोरदार आवाज में रिपोर्ट किया। एक पल बाद अंदर से एक सुस्त आवाज आई, अंदर आ जाओ। कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर लगभग लेटा हुआ था और अपने स्मार्टफोन को देख रहा था। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी नापसंदगी को छिपाया नहीं। एक महिला सैनिक, और वह भी डिप्टी कंपनी कमांडर के रूप में, आला कमान के पास भी दिमाग नहीं है। क्या वे सोचते हैं कि हमारी कंपनी बच्चों का खेल है? कप्तान साहब, मेरा मानना है कि पद और कर्तव्य का लिंग से कोई संबंध नहीं है। मुझे सौंपा गया हर कार्य मैं पूरी तरह से पूरा करूंगी। प्रिया की आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कैप्टन विक्रम हंसा और अपना हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा यह महान सैनिक जज्बा हम आगे चलकर बहुत देखेंगे। बाहर जाओ और कंपनी हवलदार मेजर से काम समझ लो। यह अपमानजनक पहली मुलाकात थी, लेकिन प्रिया ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। सल्यूट किया और चुपचाप बाहर निकल गई। उसे इस तरह के पूर्वाग्रह की आदत थी, बल्कि यही वह चाहती थी। हवलदार प्रिया शर्मा, उसकी मां भारतीय सेना की एक प्रमुख हस्ती, 14 कोर के तहत 8वीं माउंटेन डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल आरती शर्मा थीं। लोग उन्हें लौह महिला कहते थे। उसकी बड़ी मौसी यानी मेजर जनरल आरती शर्मा की मुंहबोली बड़ी बहन भारत की पहली महिला पैरा विशेष बल की प्रमुख और वर्तमान में 50वीं पैरा ब्रिगेड की कमान संभालने वाली मेजर जनरल किरण राठौर थीं। वह एक जीती जागती किंवदंती थीं। अंत में उसकी छोटी बुआ सेना मुख्यालय में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस CMP की प्रमुख कर्नल सुनीता चौधरी थीं। वह सेना के भीतर सभी भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली मिलिट्री पुलिस की मुखिया थीं। इतनी भयानक पृष्ठभूमि वाली प्रिया लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर एक इन्फेंट्री कंपनी की डिप्टी कंपनी कमांडर के रूप में क्यों आई? कारण केवल एक था, उसका अपना विश्वास। सेना में शामिल होने से पहले उसने अपनी मां मेजर जनरल आरती शर्मा से विनती की थी, मां, जब मैंने एक सैनिक का रास्ता चुना है तो मैं किसी भी पृष्ठभूमि की मदद नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूं कि मुझे केवल मेरी क्षमताओं के लिए आंका जाए और मैं अपनी ताकत से आगे बढ़ूं। कृपया मेरे सेवा रिकॉर्ड से आप और परिवार से संबंधित सभी जानकारी हटा दें। मुझे एक साधारण सैनिक प्रिया शर्मा के रूप में जीने दें। अपनी बेटी की दृढ़ आंखों में अपनी जवानी को देखकर मेजर जनरल आरती शर्मा ने बहुत सोचने के बाद अनुमति दे दी। उन्होंने रक्षा कार्मिक सूचना प्रणाली तक पहुंचने के लिए अपने न्यूनतम अधिकार का उपयोग करके अपनी बेटी की पारिवारिक जानकारी को केवल सैन्य परिवार विस्तृत जानकारी गोपनीय के स्तर पर छोड़ दिया। परिणामस्वरूप अब पूरी सेना में हवलदार प्रिया शर्मा की पृष्ठभूमि को जानने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। प्रिया अपनी मां की छाया के बजाय अपनी ताकत से एक चमकता सितारा बनना चाहती थी। उसने नॉन कमीशन्ड ऑफिसर अकादमी से शीर्ष स्थान के साथ स्नातक किया था और बेस्ट इन कॉम्बैट का खिताब जीतने के साथ 7 विभिन्न सामरिक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतकर अपनी क्षमताओं को साबित किया था। उसका सैनिक जज्बा सच्चा था, लेकिन जिस अल्फा कंपनी में वह नई आई थी वह उसके आदर्शों से बहुत अलग थी। अल्फा कंपनी का माहौल अजीब तरह से विकृत था। सैनिकों की आंखों में कोई चमक नहीं थी और अधिकारी केवल कैप्टन विक्रम सिंह की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते थे।
कैप्टन विक्रम एक विशिष्ट मजबूत के सामने कमजोर और कमजोर के सामने मजबूत प्रकार का कमांडर था। वह वरिष्ठ अधिकारियों के सामने बहुत विनम्र था, लेकिन अपनी कंपनी में एक अत्याचारी की तरह शासन करता था। प्रिया ने अपने पहले सप्ताह में कंपनी की समस्याओं को समझना शुरू कर दिया। गोला बारूद का प्रबंधन गड़बड़ था, व्यक्तिगत हथियारों की स्थिति खराब थी और सबसे बढ़कर सैनिकों के बीच अदृश्य हिंसा और अलगाव का माहौल था। प्रिया ने कंपनी हवलदार मेजर सीएचएम से सावधानी से बात की। सीएचएम साहब, मुझे लगता है कि कंपनी के जवानों की हालत ठीक नहीं है, खासकर सिपाही राहुल कुमार। वह काफी डरा हुआ लगता है, उसे ध्यान देने की जरूरत है। सीएचएम एक अनुभवी सैनिक था। उसने प्रिया की आंखों से बचते हुए लापरवाही से जवाब दिया, हवलदार साहिबा, शुरुआत से ही इतना जोश मत दिखाओ। यहां के लड़के सब ऐसे ही हैं। बेकार में पचड़े में मत पड़ो और बस कप्तान साहब को खुश रखो। यही आराम से नौकरी करने का तरीका है। वह कैप्टन विक्रम के तरीकों से पूरी तरह से अभ्यस्त हो चुका था। प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने सीधे सैनिकों से बात करने की कोशिश की। वह खाली समय में बैरकों में जाती और उनसे बात करती, और प्रशिक्षण के दौरान वह पिछड़े हुए सैनिकों के बैग उठाकर उन्हें प्रोत्साहित करती। शुरुआत में सतर्क रहने वाले सैनिक भी धीरे धीरे खुलने लगे, लेकिन यह सब कैप्टन विक्रम सिंह देख रहा था। उसकी नजर में प्रिया के कार्य उसके नेतृत्व के लिए एक चुनौती और कंपनी की स्थिरता के लिए एक खतरनाक कार्य थे। उसने प्रिया को अपने कार्यालय में बुलाया। हवलदार शर्मा, यह सब क्या चल रहा है? क्या यह कोई परामर्श केंद्र है? तुम्हारा काम सैनिकों के साथ गपशप करना नहीं है, बल्कि मेरे दिए गए आदेशों का ठीक से पालन करना है। फालतू के काम मत करो। कप्तान साहब, एक डिप्टी कंपनी कमांडर का कर्तव्य कंपनी कमांडर की सहायता करना, कंपनी के सदस्यों का प्रबंधन करना और युद्ध क्षमता बनाए रखना है। मैं केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हूं। जुबान लड़ाती हो, यह कहां से सीखा है? अब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों कहता था कि महिला सैनिक नहीं होनी चाहिए। भावुक, अकुशल और संगठन के पदानुक्रम को तोड़ती हैं। कैप्टन विक्रम की आवाज ऊंची हो गई। उसने अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा और चिल्लाया, मेरी कंपनी में सब कुछ मेरे तरीके से होगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यहां मैं ही राजा और कानून हूं, समझी? प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने महसूस किया कि उसे यहां पीछे नहीं हटना चाहिए। यह केवल राय का अंतर नहीं था, यह अन्याय के सामने समर्पण या प्रतिरोध का एक चौराहा था। मैं अन्यायपूर्ण आदेशों का पालन नहीं कर सकती। उस एक वाक्य से कंपनी कमांडर के कार्यालय की हवा जम गई। कैप्टन विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने प्रिया को घूरते हुए एक जानलेवा आवाज में कहा, ठीक है, तुमने अपना रास्ता खुद चुना है। अब देखते हैं कि तुम कहां तक जाती हो, हवलदार शर्मा। उस दिन के बाद कैप्टन विक्रम सिंह की अदृश्य तलवार हवलदार प्रिया शर्मा की ओर मुड़ गई। कैप्टन विक्रम का बदला सूक्ष्म और लगातार था। उसने जानबूझकर प्रिया को ऐसे काम सौंपे जिन्हें पूरा करना असंभव था, जैसे कि एक ही रात में पूरी कंपनी के पुराने उपकरणों की सूची हाथ से लिखने के लिए कहना, या भोर में अचानक पूरी कंपनी को फुल बैटल गियर में आपातकालीन फॉल इनके लिए बुलाना, और फिर प्रिया की तैयारी में 1 मिनट की देरी के लिए पूरी कंपनी के सामने उसे अपमानित करना। एक डिप्टी कंपनी कमांडर की वजह से पूरी कंपनी को यह भुगतना पड़ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की युद्ध क्षमता कितनी कम हो रही है? क्या तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? सैनिक कुछ नहीं कह सके, लेकिन उनकी नाराजगी भरी निगाहें सीधे प्रिया पर थीं। कैप्टन विक्रम प्रिया को अलग थलग करने के लिए सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा था। सबसे अपमानजनक घटना कंपनी के सामरिक प्रशिक्षण मूल्यांकन के दौरान हुई। प्रिया एक सेक्शन कमांडर के रूप में अपने सेक्शन का नेतृत्व करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। उसका निर्णय और नेतृत्व त्रुटिहीन था, लेकिन अचानक रेडियो पर कैप्टन विक्रम की आवाज आई, अल्फा सेक्शन, अपनी वर्तमान स्थिति से तुरंत पीछे हटो। 300 मीटर पीछे रिज पर फिर से इकट्ठा हो जाओ। कारण मत पूछो, तुरंत करो। यह एक समझ से बाहर का आदेश था। लक्ष्य कुछ ही कदम दूर था और पीछे हटना एक स्पष्ट सामरिक विफलता का मतलब था। प्रिया ने रेडियो उठाया, कप्तान साहब, यह अल्फा सेक्शन कमांडर है। वर्तमान में दुश्मन का प्रतिरोध न्यूनतम है और लक्ष्य पर कब्जा करना संभव है। कृपया पीछे हटने के आदेश पर पुनर्विचार करें।
चुप रहो। क्या तुम मेरे आदेश पर सवाल उठा रही हो? तुरंत पीछे हटो, यह एक आदेश है। अंत में प्रिया को अपने सैनिकों के साथ पीछे हटना पड़ा। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद कैप्टन विक्रम ने सभी कंपनी सदस्यों के सामने प्रिया की ओर इशारा किया। इस प्रशिक्षण की विफलता का कारण पूरी तरह से अल्फा सेक्शन कमांडर हवलदार प्रिया शर्मा है। उसने कंपनी कमांडर के आदेशों की अनदेखी की और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोशिश की, जिससे पूरा ऑपरेशन बर्बाद हो गया। मुझे नहीं पता कि इस तरह की मानसिकता के साथ वह डिप्टी कंपनी कमांडर के कर्तव्यों का पालन कैसे करेगी। यह एक सफेद झूठ था। उसने अपने ही आदेश को पूरी तरह से विकृत कर दिया और सारी जिम्मेदारी प्रिया पर डाल दी। सेक्शन के सदस्य सच जानते थे, लेकिन किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। कैप्टन विक्रम की डरावनी आंखों के सामने केवल चुप्पी ही विकल्प थी। उस रात प्रिया ने अकेले गोला बारूद के गोदाम के पास बैठकर बार बार अपना बैग पैक किया और खोला। गुस्सा और लाचारी ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। एक सैनिक के रूप में उसके सम्मान और गर्व को गहरी चोट लगी थी। यह केवल उत्पीड़न नहीं था, यह उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। अस्तित्व को नकारने और कुचलने का एक दुर्भावनापूर्ण हमला था। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। बस एक फोन कॉल से यह सारा अन्याय तुरंत समाप्त हो सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। यह एक पहाड़ था जिसे उसे अपनी ताकत से पार करना था। मैं एक सैनिक हूं, मैं प्रिया शर्मा हूं, मैं यहां नहीं टूट सकती। उसने अपने आंसू पी लिए और रात भर अपना बैग पैक करती और खोलती रही। यह वह क्षण था जब उसके फौलादी दिल पर पहला घाव लगा। कैप्टन विक्रम सिंह की चाल सफल रही। कंपनी के भीतर हवलदार प्रिया शर्मा को एक समस्याग्रस्त, स्वार्थी और अव्यावहारिक अधिकारी के रूप में एक सारी किया गया। सैनिक उससे बचते थे और अन्य अधिकारी खुले तौर पर उसकी उपेक्षा करते थे। वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। उसका एकमात्र सुकून शारीरिक प्रशिक्षण कक्ष था। हर सुबह जब सब सो रहे होते, वह उठकर सैंडबैग पर मुक्के मारती और वजन उठाती। जब पसीना बारिश की तरह बहता तो वह कुछ देर के लिए अपने अपमान को भूल पाती। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत होता गया, उसके मन की बीमारी गहरी होती गई। रातों को वह सो नहीं पाती थी। कैप्टन विक्रम की गालियां और सहकर्मियों की ठंडी निगाहें उसके कानों में गूंजती रहती थीं। उसका खाना भी काफी कम हो गया था। कभी बेस्ट इन कॉम्बैट का प्रतीक रही उसका शरीर धीरे धीरे सूख रहा था। फिर एक दिन प्रिया के पसंदीदा नए सिपाहियों में से एक सिपाही राहुल रोते हुए उसके पास आया। हवलदार साहिबा, यह बहुत मुश्किल है। हवलदार कुलदीप मुझे हर रात सोने नहीं देता और मेरे लॉकर से बिस्कुट चुरा कर खा जाता है और फिर मुझ पर ही चोरी का आरोप लगाता है। मैंने CHM साहब को बताया, बॉस में जान बातर का यहाँ परता फाट दोस्त आरोप लगाता है, तो उन्होंने बस चुपचाप सहने को कहा। प्रिया की आंखें तेज हो गईं। उसने तुरंत हवलदार कुलदीप को बुलाया और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की। कुलदीप ने बेशर्मी से इनकार कर दिया। यह मामला अंततः कैप्टन विक्रम को रिपोर्ट किया गया। कैप्टन विक्रम ने सिपाही राहुल, हवलदार कुलदीप और प्रिया को अपने कार्यालय में बुलाया। फिर उसने राहुल से पूछा, सिपाही राहुल, क्या तुमने जाकर हवलदार शर्मा से शिकायत की? राहुल डर के मारे सिर झुकाए खड़ा रहा। कैप्टन विक्रम ने प्रिया की ओर देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। हवलदार शर्मा, तुम फिर से सांस खड़ी कर रही हो। लड़कों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। तुम इसे इतना बड़ा क्यों बना रही हो? तुम्हारी वजह से इन लड़कों की नौकरी मुश्किल हो रही है। और फिर उसने सबके सामने राहुल के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। इतनी कमजोर मानसिकता के साथ सेना में कैसे रहोगे? आगे से ऐसी बातों के लिए डिप्टी कंपनी कमांडर को परेशान मत करना, समझे? राहुल फूट फूट कर रोने लगा और कुलदीप ने विजयी मुस्कान के साथ अपने होंठ सिकोड़ लिए। प्रिया ने महसूस किया कि उसके शरीर में खून उल्टा बह रहा है। कप्तान साहब, एक सैनिक पर हाथ उठाना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। तुरंत माफी मांगिए। क्या माफी? मैं क्यों? यह कमान के स्तर पर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है। तुम जो सेना के बारे में कुछ नहीं जानती, तुम क्या समझोगी? तुम मेरे कमान में हस्तक्षेप मत करो। तुरंत बाहर निकलो। प्रिया हिली नहीं। उसने राहुल को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और कैप्टन विक्रम को घूर कर देखा। जब तक मैं यहां हूं, मैं और अधिक हिंसा की अनुमति नहीं दे सकती। उस पल कैप्टन विक्रम के धैर्य का बांध टूट गया। उसने पास में पड़ी फाइलों का एक बंडल उठाया और प्रिया के कंधे पर दे मारा।
क्या तुम सच में पागल हो गई हो? एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला। एक जोरदार आवाज के साथ प्रिया का शरीर लड़खड़ा गया। उसके कंधे में तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने एक चीख भी नहीं निकाली और सीधे खड़े होकर कैप्टन विक्रम को देखती रही। उसकी आंखें कह रही थीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। उस घटना के बाद प्रिया पर आधिकारिक तौर पर वरिष्ठ अधिकारी पर हमला का दाग लग गया। कैप्टन विक्रम ने बटालियन कमांडर को झूठी रिपोर्ट दी कि नई महिला एनसीओ सेना के अनुशासन को बिल्कुल नहीं समझती, हर बात पर बगावत करती है और यहां तक कि सैनिकों को भड़काकर कमान श्रृंखला को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बटालियन कमांडर ने कैप्टन विक्रम की बात पर विश्वास किया और प्रिया को बुलाकर कड़ी चेतावनी दी। अब उसके किले में कोई नहीं आता जाता था। उसने खुद को बचाने के लिए दीवारें और ऊंची कर लीं, लेकिन वह अंदर अकेली ही ढह रही थी। समय के साथ प्रिया की हालत और खराब हो गई। रात में उसे बुरे सपने आते और दिन में बिना किसी कारण के सिर दर्द और चक्कर उसे परेशान करते। उसकी उंगलियों के सिरे सुन्न हो जाते और कभी कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध हल्के से कांपने लगते। एक बार फायरिंग अभ्यास के दौरान निशाना साधते समय उसका हाथ कांप गया और वह लक्ष्य से चूक गई। उसके जैसी शार्प शूटर के लिए यह एक असंभव बात थी। कैप्टन विक्रम ने यह मौका नहीं छोड़ा। देखा, मैंने क्या कहा था, इसीलिए महिला सैनिक नहीं होनी चाहिए। थोड़े से तनाव में हाथ कांप रहे हैं, अगर युद्ध छिड़ गया तो यह सबसे पहले भागेगी। सहकर्मियों की हंसी उसकी पीठ में खंजर की तरह चुभ गई। प्रिया कोई सफाई नहीं दे सकी। उसे खुद नहीं पता था कि उसका शरीर ऐसा क्यों कर रहा है। उसने खुद को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि यह केवल अत्यधिक तनाव के कारण है और थोड़ा और सहने पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लक्षण और भी बदतर होते गए। एक बार मेस में वह अपनी थाली लेकर जा रही थी कि अचानक उसके पैरों की ताकत चली गई और वह वहीं बैठ गई। थाली फर्श पर गिरकर जोर से बजी और सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। कैप्टन विक्रम जैसे कि इंतजार ही कर रहा था, पास आया और बोला, हवलदार शर्मा, तुम तो हद कर रही हो। क्या तुम्हारे पास खाने की भी ताकत नहीं है? इतनी कमजोर होकर तुम कैसी सैनिक हो? तुरंत एमआई रूम जाओ। नहीं, बेहतर होगा कि घर जाकर अपनी मां का दूध पीकर आओ। मां शब्द ने प्रिया के दिल को छेद दिया। उसने कुछ न होने का नाटक करते हुए फर्श साफ किया और उठी, लेकिन उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसका शरीर स्पष्ट चेतावनी संकेत भेज रहा था। एक टूटे हुए कंपास की तरह उसका शरीर उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी से चल रहा था। उसका पुराना विश्वास कि वह अपनी मानसिक शक्ति से अपने शरीर को नियंत्रित कर सकती है जड़ से हिल रहा था। उसने एमआई रूम का दौरा किया। सैन्य डॉक्टर ने उसकी कहानी सुनी, कुछ न्यूरोलॉजिकल परीक्षण किए और अपना सिर हिलाया। यह तनाव प्रेरित न्यूरोस्थेनिया जैसा लगता है, लेकिन लक्षण थोड़े अस्पष्ट हैं। मैं आपको कुछ ट्रैंक्विलाइजर और विटामिन लिख रहा हूं, आप पूरा आराम करें। अगर फिर भी कोई सुधार नहीं होता है तो आपको एक बड़े अस्पताल जाना होगा। लेकिन कैप्टन विक्रम ने प्रिया को आराम करने का समय नहीं दिया। उसने उस पर बीमारी का नाटक करने का आरोप लगाया और उसे और भी क्रूरता से प्रताड़ित किया। उसने उसे लगातार रात की संतरी ड्यूटी पर लगाया और सभी छोटे मोटे काम उस पर थोप दिए। प्रिया तो दिन में केवल 2-3 घंटे ही सोने को मिलता था। उसका शरीर और मन अपनी सीमा पर थे। कभी फौलाद जैसी उसकी इच्छा शक्ति अब जंग खाकर टूटने की कगार पर थी। एक खोए हुए कंपास की सुई की तरह उसका जीवन खतरनाक रूप से डगमगा रहा था। उस सर्दियों में एक रिकॉर्ड थोड़ ठंड की लहर ने लद्दाख की घाटी को ढक लिया। तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। ऐसे दिन में कैप्टन विक्रम सिंह ने एक कठोर शीतकालीन सामरिक प्रशिक्षण का आदेश दिया। इस तरह के मौसम में प्रशिक्षण से ही असली युद्ध क्षमता बनती है। किसी को कोई शिकायत है? उसकी पागलपन भरी आंखों के सामने किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। प्रशिक्षण की तीव्रता कल्पना से परे थी। विशेष रूप से कैप्टन विक्रम ने प्रिया को निशाना बनाया। उसने प्रिया को सबसे भारी बैकपैक और संचार उपकरण दिए और सबसे खतरनाक टोही मार्ग सौंपा। प्रशिक्षण की तीसरी रात प्रिया का शरीर अब सामान्य नहीं था। उसके हाथ पैर लगभग सुन्न हो चुके थे और उसका सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था। उसकी जांघों और बाहों में रुक रुक कर मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी। उसने दांत पीसकर सहन किया। यहां गिरना सैनिक प्रिया शर्मा की मौत का मतलब था। तभी रेडियो पर कैप्टन विक्रम का आदेश आया, हवलदार शर्मा,
अपनी वर्तमान स्थिति से 3 किमी आगे पोस्ट 905 पर अकेले जाकर टोही करो और रिपोर्ट करो। 1 घंटे के भीतर वापस लौटो। ओवर एंड आउट। यह एक पागलपन था। घने अंधेरे और हाड़ कंपा देने वाली ठंड में बर्फ से ढके ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर अकेले जाना मौत को बुलावा देने जैसा था। एक अन्य अधिकारी ने सावधानी से उसे रोकने की कोशिश की। कप्तान साहब, यह बहुत खतरनाक है। कम से कम 2 सदस्यीय टीम भेजनी चाहिए। कैप्टन विक्रम ने उसे डांटा। चुप रहो। हमारी हवलदार शर्मा बेस्ट इन कॉम्बैट है। यह उसके लिए बच्चों का खेल है ना हवलदार शर्मा? प्रिया के पास जवाब देने की भी ताकत नहीं थी। वह बस चुपचाप उठी और अंधेरे में चली गई। यह एक आदेश था और एक सैनिक को आदेश का पालन करना पड़ता था, भले ही वह मौत का रास्ता क्यों ना हो। एक एक कदम उठाना दर्दनाक था। हर सांस के साथ ऐसा लगता था कि उसके फेफड़े जम रहे हैं। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसे मतिभ्रम होने लगा। उसकी मां का चेहरा, उसकी बड़ी मौसी की जोरदार हौंसी, उसकी छोटी बुआ की सख्त लेकिन गर्मजोशी भरी आंखें उसके सामने तैर गईं। क्या यह अंत है? अंततः उसके शरीर ने उसकी इच्छा का नियंत्रण खो दिया। अचानक उसके पैर अकड़ गए और वह आगे की ओर गिर गई। उसका सिर एक चट्टान के नुकीले किनारे से जोर से टकराया। अपनी धुंधलाती चेतना के बीच उसने अपनी आखिरी ताकत से रेडियो का ट्रांसमिट बटन दबाया। यह अल्फा, हवलदार शर्मा, संकट में हूं। यह उसका आखिरी संदेश था। उसका शरीर ठंडी बर्फ पर बेजान होकर गिर गया। आकाश से बेपरवाह बर्फ के फाहे उसके शरीर पर धीरे धीरे जमा हो रहे थे। एक फौलादी लिली आखिरकार जमी हुई धरती पर टूट गई थी। प्रिया का रेडियो शांत होते ही कमांड टेंट की हवा पल भर में ठंडी हो गई। जिस अधिकारी ने कैप्टन विक्रम को रोकने की कोशिश की थी, वह घबराकर चिल्लाया, कप्तान साहब, लगता है हवलदार शर्मा के साथ कुछ हुआ है। हमें तुरंत एक खोज दल भेजना चाहिए। कैप्टन विक्रम ने चिढ़कर गाली दी। लानत है, उस लड़की की वजह से यह क्या मुसीबत है। कहीं वह नाटक तो नहीं कर रही? लेकिन वह स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने अनिच्छा से एक खोज दल बनाने का आदेश दिया। खोज दल को बर्फ में बेहोश पड़ी प्रिया 30 मिनट बाद मिली। वह बेहोश थी और उसका शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम था। उसके सिर से खून बहकर सफेद बर्फ को लाल कर रहा था। डिवीजन के एमआई रूम में आपातकालीन रूप से ले जाने के बाद प्रिया को प्राथमिक उपचार मिला, लेकिन उसे होश नहीं आया। सैन्य डॉक्टर ने कैप्टन विक्रम को अलग बुलाया और गंभीर चेहरे से कहा, सिर पर लगी चोट एक समस्या है, लेकिन लंबे समय तक हाइपोथर्मिया के संपर्क में रहना अधिक गंभीर है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी की संभावना है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे हम यहां हल नहीं कर सकते। उसे तुरंत दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल R&R में स्थानांतरित करना होगा। कैप्टन विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। मामला नियंत्रण से बाहर हो रहा था। उसने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अपना चालाक दिमाग चलाना शुरू कर दिया। उसने साथ गए अधिकारियों और सैनिकों को बुलाया और उन्हें एक कहानी बनाने के लिए मजबूर किया। ध्यान से सुनो। हवलदार शर्मा प्रशिक्षण के दौरान अपनी लापरवाही के कारण फिसल कर गिर गई। मैंने कोई अनुचित आदेश नहीं दिया, बल्कि उसने खुद जोश में आकर अकेले कार्रवाई की और दुर्घटना का शिकार हो गई। समझे? अगर किसी ने कुछ और कहा तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। उसकी धमकी से डरे हुए सैनिकों ने चुपचाप सहमति दे दी। इस तरह प्रिया की दुर्घटना को बटालियन कमांड को व्यक्तिगत लापरवाही के कारण हुई एक सुरक्षा घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया। जब एम्बुलेंस तेज सायरन बजाते हुए आर्मी हॉस्पिटल R&R की ओर दौड़ रही थी, प्रिया गहरे अंधेरे में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। उसके मस्तिष्क के अंदर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। हाइपोथर्मिया के कारण रक्त प्रवाह में कमी और सिर पर लगी चोट ने मिलकर मस्तिष्क की कोशिकाओं को चीखने और मरने पर मजबूर कर दिया था। एक सैनिक के रूप में उसका जीवन, जिसे वह इतनी शिद्दत से बचाना चाहती थी, और उसका पूरा भविष्य हवा के झोंके के सामने एक मोमबत्ती की तरह खतरनाक रूप से कांप रहा था। आर्मी हॉस्पिटल R&R गहन चिकित्सा इकाई ICU विभिन्न चिकित्सा उपकरणों से घिरी। प्रिया कई दिनों के बाद मुश्किल से होश में आई, लेकिन उसका सामना एक भयानक हकीकत से हुआ। हवलदार शर्मा, क्या आप होश में हैं? आप मेरी कितनी उंगलियां देख सकती हैं? डॉक्टर की आवाज सुनाई दे रही थी।
लेकिन उसकी आंखें ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थीं और बड़ी समस्या उसका शरीर था। उसने अपने दाहिने हाथ और पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे बेकाबू होकर अकड़ गए या बुरी तरह कांपने लगे, जैसे कि वे उसके अपने न हों। जब उसने बोलने की कोशिश की तो उसकी जीभ लड़खड़ा गई और केवल अस्पष्ट ध्वनियां निकली। डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? कई दिनों तक विस्तृत परीक्षण किए गए, MRI, EEG, EMG। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़े, चिकित्सा दल के चेहरे पर चिंता बढ़ती गई। अंत में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रिया के कमरे में आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया। हवलदार प्रिया शर्मा, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है, हाइपोथर्मिया के कारण मस्तिष्क की क्षति और दर्दनाक मस्तिष्क की चोट के संयोजन के कारण मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थायी क्षति की पुष्टि हुई है। उन्होंने एक पल के लिए रुककर सबसे क्रूर शब्द कहे, निदान एक्वायर्ड सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी, वह शब्द प्रिया के दिमाग पर बिजली की तरह गिरा। ऐसा लगा जैसे दुनिया ढह गई हो। एक सैनिक, एक बेस्ट इन कॉम्बैट, जो अपनी ताकत से सितारों तक पहुंचने का सपना देखती थी, उस प्रिया शर्मा का जीवन पूरी तरह से नकार दिया गया था। अब वह बंदूक पकड़ना तो दूर, ठीक से चल और बोल भी नहीं सकती थी। वह एक विकलांग बन गई थी। निराशा के गर्त में गिरी प्रिया ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और केवल आंसू बहाती रही। कैप्टन विक्रम सिंह का चेहरा, सहकर्मियों की हंसी, ठंडी बर्फ का स्पर्श बुरे सपनों की तरह उसे सताते रहे। एक सैनिक के रूप में उसका सम्मान, उसका भविष्य, सब कुछ खत्म हो गया था। जब वह सब कुछ छोड़ने वाली थी, अचानक उसे एक चेहरा याद आया। माँ, हमेशा मजबूत और सख्त, लेकिन जो उसे किसी से भी ज्यादा प्यार करती थी। वह अपनी माँ को इस हालत में नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन वह इस अन्याय को इस तरह दफन नहीं होने दे सकती थी। यह अब केवल उसकी अकेली लड़ाई नहीं थी। मैं हारी नहीं हूं। यह अन्याय के खिलाफ एक युद्ध था। उसने फैसला किया। कांपते हुए बाएं हाथ से उसने बड़ी मुश्किल से बेडसाइड टेबल पर रखे स्मार्टफोन को उठाया। स्क्रीन को छूने के लिए भी दर्जनों प्रयास करने पड़े। अंत में उसने स्पीड डायल नंबर 1 को देर तक दबाया। कुछ रिंगों के बाद एक परिचित लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज आई। प्रिया, यह उसकी मां थी। प्रिया ने अपने उमड़ते आंसुओं को मुश्किल से रोका और एक लड़खड़ाती लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मां, मैं प्रिया हूं। मैं ठीक नहीं हूं। उसकी आवाज, उसकी कंपकंपी और दर्द को मेजर जनरल आरती शर्मा ने तुरंत पहचान लिया। फोन के दूसरी तरफ एक पल की खामोशी थी। यह तूफान से पहले की शांति जैसी खामोशी थी। तुम कहां हो? अभी तुम कहां हो? आर्मी, हॉस्पिटल, R&R। ठीक है, कोई चिंता मत करो और वहीं रहो, मां आ रही है। फोन कट गया। प्रिया ने स्मार्टफोन गिरा दिया। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी बची खूची सारी ताकत खो दी हो, लेकिन अजीब तरह से उसका मन शांत हो गया। वह अब अकेली नहीं थी। उसने अपने ही हाथों से भारत के सबसे शक्तिशाली तूफान को बुलाने वाला बटन दबा दिया था। प्रिया के कमरे से बाहर निकलकर न्यूरोलॉजी के प्रमुख एक जटिल भाव के साथ अपने कार्यालय लौटे। उन्होंने अभी प्रिया को दिए गए निदान को देखा, जो निदान पत्र पर लिखा था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और हाइपोथर्मिक एक्सपोजर के कारण एक्वायर्ड सेरेब्रल मोटर कॉर्टेक्स डैमेज, यानी सेरेब्रल पाल्सी। एक युवा और सक्षम सैनिक का जीवन इस तरह बर्बाद हो गया था। इस तथ्य ने एक डॉक्टर के रूप में उन पर एक भारी जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया। उन्होंने निदान पत्र के साथ संलग्न दुर्घटना रिपोर्ट को फिर से पढ़ा। कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तिगत लापरवाही के कारण लापता होना और सुरक्षा दुर्घटना। कुछ गड़बड़ थी। प्रिया की चोटों की गंभीरता केवल एक साधारण फिसलन से कहीं अधिक थी। विशेष रूप से लंबे समय तक हाइपोथर्मिया के संपर्क में रहना उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए प्रिया की पिछली यूनिट अल्फा कंपनी के मेडिकल रिकॉर्ड देखे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक तथ्य की खोज की। प्रिया यूनिट में शामिल होने के बाद से सिर दर्द, चक्कर और हाथ कांपने जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के लिए कई बार MI रूम गई थी। स्पष्ट पूर्व चेतावनी संकेत होने के बावजूद यूनिट ने बिना किसी विशेष कार्रवाई के उसे कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण में भेज दिया था। यह एक साधारण दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी अंतरात्मा के अनुसार इस तथ्य की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी चाहिए, लेकिन
डोईफंग अग्रिम मोर्चे पर एक इन्फेंट्री यूनिट थी। सेना के बंद संगठन की प्रकृति को देखते हुए एक अकेले सैन्य डॉक्टर की चिंता को खारिज कर दिया जाना तय था, बल्कि उसे उल्टा परिणाम भुगतना पड़ सकता था। जब वह सोच ही रहे थे, उनके डेस्क पर रखा फोन जोर से बजा। कॉलर आईडी पर कार्यालय मेजर जनरल 8वीं माउंटेन डिवीजन सेना मुख्यालय लिखा था। उन्होंने एक सूखी सांस ली और रिसीवर उठाया। जय हिंद, मेजर के एस वर्मा, न्यूरोलॉजी विभाग, आर्मी हॉस्पिटल R&R, बोल रहा हूं सर। रिसीवर के दूसरी तरफ से एक ठंडी और तीव्र करिश्मे वाली महिला की आवाज आई। मैं 8वीं डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल आरती शर्मा बोल रही हूं। मैं आपके अस्पताल में भर्ती हवलदार प्रिया शर्मा के बारे में कुछ पूछना चाहती हूं। मेजर जनरल आरती शर्मा, लौह महिला के रूप में जानी जाने वाली एक महान कमांडर। मेजर वर्मा अनजाने में ही सीधे बैठ गए। जी मैडम, कृपया बताएं। हवलदार शर्मा की सटीक स्थिति, निदान और बीमारी के कारण के बारे में बिना किसी लाग लपेट के रिपोर्ट करो। चिकित्सा निष्कर्षों के आधार पर एक भी झूठ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज में डॉक्टर की अंतरात्मा को भेदने वाली शक्ति थी। मेजर वर्मा ने फैसला किया कि अब और संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने उन सभी तथ्यों को उजागर कर दिया जिनकी उन्होंने पुष्टि की थी। प्रिया का सेरेब्रल पाल्सी का निदान, दुर्घटना से पहले लगातार न्यूरोलॉजिकल लक्षण और यूनिट की संदिग्ध दुर्घटना रिपोर्ट। मैडम, मेरी चिकित्सा राय में हवलदार शर्मा की स्थिति लंबे समय तक अत्यधिक तनाव और शारीरिक दबाव के संचय के बाद अंतिम प्रहार के रूप में हाइपोथर्मिया और सिर की चोट के कारण हुई है। इसे एक साधारण सुरक्षा दुर्घटना के रूप में देखना संदिग्ध है। रिसीवर के दूसरी तरफ कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। एकदम घुटने वाली खामोशी छा गई। अंत में मेजर जनरल आरती शर्मा ने फिर से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज पहले से कहीं अधिक गहरी और ठंडी थी। ठीक है मेजर, सच बताने के लिए धन्यवाद। हवलदार शर्मा के सभी मेडिकल रिकॉर्ड और निष्कर्षों को तुरंत सुरक्षित कर दो और बाहर किसी को भी कुछ न बताएं। और कल सुबह तक देश के सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास और न्यूरोलॉजी विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करके सीधे मुझे रिपोर्ट करो। यह मेरा आदेश है। जी मैडम, समझ गया। फोन कटने के बाद मेजर वर्मा ने अपनी पीठ पर बहते ठंडे पसीने को महसूस किया। उन्होंने महसूस कर लिया था एक भयानक तूफान आ रहा था, और उस तूफान का केंद्र हवलदार प्रिया शर्मा की सेवा वाली अग्रिम मोर्चे की छोटी सी यूनिट थी। प्रिया के साथ फोन पर बात खत्म करने के बाद मेजर जनरल आरती शर्मा अपनी कार्यालय की कुर्सी पर गहराई से धंस गईं। एक जनरल का दबदबा गायब हो गया था और केवल उनकी बेटी की दर्द भरी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। माँ, मैं ठीक नहीं हूं। वह अस्पष्ट उच्चारण, वह हाँफती हुई सांसें। दशकों तक युद्ध के मैदानों में तपी हुई उनकी इंद्रियों ने उन्हें बता दिया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ भयानक हुआ है। सैन्य डॉक्टर की सेरेब्रल पाल्सी की रिपोर्ट ने उनके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनकी गौरवान्वित बेटी, जिसने अपनी मां की पृष्ठभूमि को मिटाने के लिए कहा था ताकि वह अपनी ताकत से दुनिया का सामना कर सके, वह बेटी सेना नामक हिंसा के बीच गिर रही थी। उनकी आंखों से गर्म आंसू उमड़ पड़े। लेकिन यह दुखी होने का समय नहीं था, यह क्रोधित होने और कार्रवाई करने का समय था। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जीवन भर सेना में सेवा करते हुए उन्होंने जो विश्वास बनाए रखे थे, देश के प्रति निष्ठा, एक सैनिक के रूप में सम्मान, ऐसा लगा जैसे वे सब उनकी बेटी के दर्द के सामने ढह रहे हैं। नहीं, बल्कि इसीलिए उन्हें इसे ठीक करना था। अगर सड़े हुए घाव को नहीं काटा गया तो पूरी सेना सड़ जाएगी। उन्होंने रिसीवर उठाया। पहली कॉल पैरा विशेष बल मुख्यालय में थी। मैं आरती शर्मा बोल रही हूं। जनरल किरण राठौर से बात कराओ अभी। एक पल बाद एक जोरदार और शक्तिशाली आवाज आई। यह भारत की पहली महिला पैरा प्रमुख मेजर जनरल किरण राठौर थीं। वह मेजर जनरल आरती शर्मा की मोहबोली बड़ी बहन और प्रिया की बड़ी मौसी थीं। आरती, इस समय क्या हुआ? किरण दी, कल सुबह मेरे लिए सबसे तेज हेलीकॉप्टर तैयार रखो। गंतव्य लद्दाख, 14वीं इन्फेंट्री डिवीजन। तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना है। मेजर जनरल किरण राठौर ने मेजर जनरल आरती शर्मा की आवाज में छिपी गंभीरता को तुरंत समझ लिया। उन्होंने कारण नहीं पूछा। ठीक है आरती,
कल सुबह 8 बजे तक तुम्हारी डिवीजन मुख्यालय में हेलीकॉप्टर भेज दूंगी। दूसरी कॉल सेना मुख्यालय में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस सीएमपी प्रमुख के कार्यालय में की गई। उनकी ननद और प्रिया की छोटी बुआ कर्नल सुनीता चौधरी को। भाभी, इस समय क्या बात है? सुनीता, कल सुबह अपनी जांच इकाई की शीर्ष फोरेंसिक टीम और सर्वश्रेष्ठ जांचकर्ताओं के साथ एक विशेष जांच दल बनाकर तैयार रखो। जब मैं संपर्क करूं तो तुम्हें तुरंत 14वीं डिवीजन के लिए निकलना होगा। कर्नल सुनीता चौधरी की आवाज तेज हो गई। 14वीं डिवीजन? क्या कोई बड़ी बात हो गई है? मेजर जनरल आरती शर्मा ने ठंड से कहा। प्रिया के साथ कुछ हुआ है, बहुत बुरा। रिसीवर के दूसरी तरफ से कर्नल सुनीता चौधरी की रुकी हुई सांस की आवाज आई। वह अपनी भतीजी से बहुत प्यार करती थीं। कौन सी यूनिट? वह जिस यूनिट में सेवा कर रही है, 14वीं डिवीजन के तहत 73वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड 3री बटालियन अल्फा कंपनी। ठीक है भाभी, मैं सारी तैयारी करके इंतजार करूंगी। सभी कॉल खत्म करने के बाद मेजर जनरल आरती शर्मा ने खिड़की के बाहर के अंधेरे को देखा। उनकी आंखें दुख से परे ठंडे गुस्से से जल रही थीं। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, भारतीय सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों को मैं माफ नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी जनरल की वर्दी उतारी और लड़ाकू वर्दी पहनना शुरू कर दिया। कल वह डिवीजन कमांडर आरती शर्मा नहीं थीं। वह एक बच्चे की मां और अन्याय का न्याय करने वाली एक जल्लाद के रूप में युद्ध के मैदान में जा रही थीं। अगली सुबह 14वीं डिवीजन की अल्फा कंपनी की सुबह हमेशा की तरह सामान्य रूप से शुरू हुई। कैप्टन विक्रम सिंह हवलदार प्रिया शर्मा नामक कांटा हटने से काफी खुश दिख रहा था। उसने सुबह की परेड के समय भी सैनिकों से बेतुके मजाक करते हुए अपने अधिकार का प्रदर्शन किया। प्रिया शर्मा बीमारी का बहाना करते करते आखिरकार अस्पताल पहुंच ही गई। अच्छा हुआ, महिलाओं की मानसिक शक्ति में ही समस्या है। वह अपने पूर्ण अपराध से संतुष्ट था और मानता था कि इस घटना से कंपनी में उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। सीएचएम सहित अन्य अधिकारियों ने भी उसके गुस्से से बचने के लिए सिर झुका लिया था। यूनिट एक बक के अपसेट आत्प्रे डैखे भ्रामक शांति में डूबी हुई थी, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। सुबह ठीक 9 बजे यूनिट के ऊपर आसमान से एक अभूतपूर्व गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। परेड ग्राउंड पर दौड़ लगा रहे सैनिक एक एक करके रुक गए और आसमान की ओर देखने लगे। बैरकों की खिड़कियों से अधिकारी सिर बाहर निकालने लगे। आसमान को ढकने वाले एक शानदार हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर यूनिट के ऊपर कम ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था। यह आमतौर पर डिवीजन या कोर कमांडर के निरीक्षण के लिए आने वाला वीआईपी हेलीकॉप्टर था। क्या बात है? प्रशिक्षण योजना में हेलीकॉप्टर लैंडिंग तो नहीं थी। क्या डिवीजन कमांडर आ रहे हैं? जब सब हैरान थे, हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड के बीच में उतरने के लिए अपनी ऊंचाई कम करने लगा। शक्तिशाली डाउनड्राफ्ट ने परेड ग्राउंड की काली धूल को एक बवंडर की तरह उड़ा दिया। कैप्टन विक्रम सिंह गाली देते हुए बैरक से बाहर भागा। कौन है जो बिना इजाजत के यूनिट में हेलीकॉप्टर उतार रहा है? तुरंत सिग्नल मैन को बुलाओ। लेकिन उसकी चीख हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट में दब गई। अंत में हेलीकॉप्टर ने अपना भारी ढांचा परेड ग्राउंड पर उतारा। एक पल बाद हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और अंदर से उतरने वाले लोगों को देखकर परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी सैनिकों का समय वहीं रुक गया। सबसे पहले उतरने वाली एक लड़ाकू वर्दी में 2 चमकते सितारों मेजर जनरल के पद के साथ एक महिला अधिकारी थीं। लौह महिला 8वीं माउंटेन डिवीजन की कमांडर मेजर जनरल आरती शर्मा। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उनकी आंखें परेड ग्राउंड पर मौजूद हर चीज को भेदने वाली थीं। उनके पीछे एक और 2 सितारा जनरल उतरी। विशेष बलों की वर्दी पहने वह भी एक मेजर जनरल थीं। जीती जागती किंवदंती पैरा विशेष बल की प्रमुख मेजर जनरल किरण राठौर। उन्होंने अपनी बाहें बांध रखी थीं और एक शिकारी की तरह चारों ओर देख रही थीं, जैसे अपने शिकार का जायजा ले रही हों। अंत में उतरने वाली एक सेना पुलिस की वर्दी पहने कर्नल रैंक की महिला अधिकारी थीं। सेना की केंद्रीय जांच इकाई की प्रमुख कर्नल सुनीता चौधरी। उनके हाथ में एक ब्रीफ केस था और उनकी आंखें कानून की तरह ही ठंडी और सख्त थीं। भारतीय सेना की 3 सबसे शक्तिशाली महिला सैनिक बिना किसी सूचना के अग्रिम मोर्चे की एक छोटी सी कंपनी के परेड ग्राउंड पर उतर चुकी थीं। कैप्टन विक्रम सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
वे यहाँ क्यों हैं? क्या हो रहा है? उसका दिमाग खाली हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह सहज रूप से दौड़कर सल्यूट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हिलने से पहले ही मेजर जनरल आरती शर्मा की बर्फीली आवाज पूरे परेड ग्राउंड में गूंज गई। इस यूनिट का कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम सिंह कौन है? उस आवाज में एक साधारण सवाल से कहीं बढ़कर एक विशाल तूफान की शुरुआत का संकेत देने वाली ठंडक थी। यूनिट को घेरे हुए भ्रामक शांति टुकड़े टुकड़े हो गई। न्याय का समय शुरू हो गया था। परेड ग्राउंड की सारी हवा जम गई। 2 मेजर जनरल और एक मिलिट्री पुलिस कर्नल, उनसे निकलने वाला दबदबा पूरी कंपनी का दम घोंट रहा था। सैनिक सांस लेना भी भूल गए थे और अधिकारी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम गए थे। मेजर जनरल आरती शर्मा की आवाज एक बार फिर गूंजी, इस बार और भी गहरी और खतरनाक। कैप्टन विक्रम सिंह, सामने आओ। तब जाकर होश में आए कैप्टन विक्रम सिंह लगभग अनजाने में ही आगे बढ़े। उनके पैर कांप रहे थे और उनका दिल फटने को था। वह 3 महिला जनरलों के सामने खड़े हुए और गला फाड़कर सल्यूट किया। जय हिंद। कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम सिंह। मैडम, नहीं जनरलों, आप यहां किस लिए? उसके शब्द लड़खड़ा गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे समझा जाए। मेजर जनरल आरती शर्मा ने उसका सल्यूट स्वीकार नहीं किया और उसे ठंडी आंखों से ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी कीड़े को देख रही हो। तुम कैप्टन विक्रम सिंह हो? जी मैडम, मैं ही हूं। तभी पीछे खड़ी पैरा प्रमुख मेजर जनरल किरण राठौर एक कदम आगे आईं। उन्होंने कैप्टन विक्रम के चेहरे के ठीक सामने अपना चेहरा लाते हुए धीमी आवाज में गुर्राया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजी को उस हालत में पहुंचाने की? भतीजी? कैप्टन विक्रम सिंह के दिमाग में कुछ जोर से गिरा। भतीजी? प्रिया शर्मा? नहीं, यह नहीं हो सकता। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारा खून निकल गया हो। मेजर जनरल आरती शर्मा ने उसकी आखिरी उम्मीद को भी कुचल दिया। आर्मी हॉस्पिटल R&R में लेटी हुई हवलदार प्रिया शर्मा मेरी बेटी है। एक पल में कैप्टन विक्रम सिंह की दुनिया ढह गई। आसमान पीला पड़ गया और उसके पैरों की ताकत चली गई। वह लगभग गिर ही पड़ा था। हवलदार प्रिया शर्मा, जिस महिला सैनिक को उसने हमेशा नजरअंदाज किया और कुचला, वह भारतीय सेना की एक डिवीजन कमांडर की बेटी थी। और इतना ही नहीं, पैरा प्रमुख उसकी बड़ी मौसी और मिलिट्री पुलिस प्रमुख उसकी छोटी बुआ। उसके दिमाग में वे सभी अत्याचार जो उसने प्रिया के साथ किए थे एक फिल्म की तरह चलने लगे। गालियां, अपमान, अन्यायपूर्ण आदेश, झूठी रिपोर्ट और अंत में कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण में वह जानलेवा आदेश। उसकी पीठ से ठंडा पसीना झरने की तरह बहने लगा। नहीं मैडम, यह एक गलतफहमी है। जब वह बड़बड़ाते हुए बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था, मिलिट्री पुलिस प्रमुख कर्नल सुनीता चौधरी ने ठंडी आवाज में उसकी बात काट दी। कैप्टन विक्रम सिंह, इस समय से तुम्हें तुरंत तुम्हारे पद से निलंबित किया जाता है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी पर हमला, क्रूर व्यवहार, पद का दुरुपयोग और झूठी रिपोर्टिंग के आरोपों में तुम्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। कर्नल सुनीता के इशारा करते ही हेलीकॉप्टर के पीछे इंतजार कर रहे 2 मजबूत मिलिट्री पुलिस जांचकर्ता दौड़े और कैप्टन विक्रम सिंह के दोनों हाथों को बेरहमी से पकड़ लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं निर्दोष हूं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। कैप्टन विक्रम ने आखिरी बार चीखा। तभी कर्नल सुनीता ठंडी हंसी और अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकालकर उसकी आंखों के सामने हिलाया। सबूत? हवलदार प्रिया शर्मा की दुर्घटना रिपोर्ट, जिसे तुमने व्यक्तिगत लापरवाही बताकर झूठा रिपोर्ट किया था, और वह मेडिकल रिकॉर्ड और निदान पत्र जिसमें तुम्हारे अधीन सेवा करते समय उसे दर्जनों बार हुए शारीरिक और मानसिक कष्ट दर्ज हैं। यही सबूत हैं और अब से हम और भी सबूत खोजेंगे। उन्होंने परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हुए सभी सैनिकों की ओर घोषणा की। अब से इस पूरी यूनिट की तलाशी ली जाएगी। यूनिट के सभी संचार उपकरण और दस्तावेज जब्त किए जाएंगे और सभी सैनिकों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जाएगी। जो कोई भी सच्चाई को छिपाएगा या झूठा बयान देगा, उसे पद की परवाह किए बिना पद के दुरुपयोग का सह अपराधी माना जाएगा और सैन्य कानून के अनुसार जंबर ई सिमनराम डंबर उनकी घोषणा मौत की सजा की तरह थी। कैप्टन विक्रम सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
उसे मिलिट्री पुलिस द्वारा घसीटते हुए ले जाया गया। वह चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। न्याय का हेलीकॉप्टर अब न्याय की तलवार बन गया था, जो एक भ्रष्ट साम्राज्य को बेरहमी से काट रहा था। कैप्टन विक्रम सिंह को ले जाने के बाद परेड ग्राउंड पर भारी खामोशी छा गई। आरती शर्मा, किरण राठौर, सुनीता चौधरी, 3 महिला जनरलों ने अलग अलग तरीकों से अपने गुस्से का इजहार किया। कर्नल सुनीता चौधरी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरे जांचकर्ताओं को निर्देश दिए। फोरेंसिक टीम तुरंत कंपनी कमांडर के कार्यालय और कंपनी कार्यालय को सील कर दे और सभी कंप्यूटर और दस्तावेज जब्त कर ले। पूछताछ टीमें 1, 2 और 3 सेक्शन में बंट जाएं और अभी से सभी सैनिकों और अधिकारियों के साथ एक एक करके अलग अलग पूछताछ शुरू करें। सभी पूछताछ को ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जांचकर्ता तेजी से बैरकों की ओर भागे। अचानक हुई स्थिति से घबराए हुए सीएचएम और अन्य अधिकारी मिलिट्री पुलिस के नियंत्रण में एक जगह इकट्ठा हो गए। सीएचएम का चेहरा राख जैसा हो गया था। इस बीच मेजर जनरल किरण राठौर ने अलग तरीके से काम किया। उन्होंने परेड ग्राउंड के कोने में स्थित प्रशिक्षण सुविधाओं जैसे सिंगल रोप ब्रिज, रॉक क्लाइंबिंग कोर्स और खाई सुविधाओं को तेज नजरों से देखा। वह विशेष युद्ध प्रशिक्षण की विशेषज्ञ थीं। केवल सुविधाओं की रखरखाव की स्थिति देखकर वह उस यूनिट के अनुशासन का पता लगा सकती थीं। उन्होंने एक पुरानी और खराब रस्सी को हाथ से खींचकर देखा और फिर पास खड़े बटालियन कमांडर की ओर गुर्राईं। खबर सुनकर दौड़े आए बटालियन कमांडर पहले ही होश खो चुके थे। बटालियन कमांडर, क्या तुम इस तरह के उपकरणों से प्रशिक्षण कराते हो? क्या तुम सैनिकों की जान को कीड़े मकोड़े समझते हो? तुरंत इस यूनिट की सभी प्रशिक्षण सुविधाओं और उपकरणों की सूची और सुरक्षा निरीक्षण लॉग लेकर आओ। अगर एक भी चीज झूठी दर्ज पाई गई तो तुम्हारी गर्दन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। बटालियन कमांडर लगभग रोते हुए जी मैडम चिल्लाया और भाग गया। मेजर जनरल किरण राठौर का गुस्सा व्यवस्था की खामियों और लापरवाही पर था। उनकी भतीजी को जहां पीड़ा हुई थी, वहां के हर अन्याय को जड़ से उखाड़ने की उनकी इच्छा जल रही थी। और मेजर जनरल आरती शर्मा बिना कुछ कहे परेड ग्राउंड के बीच में खड़ी रहीं। वह बस देख रही थीं। इस मिट्टी के मैदान को जहां उनकी बेटी गिरी होगी, इस ठंडी हवा को जिसमें उनकी बेटी ने सांस ली होगी, इस सारे दृश्य को जिसने उनकी बेटी को पीड़ा दी होगी। उनकी चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा भयानक थी। यह सब कुछ याद रखने और हर चीज का न्याय करने की एक मूक शपथ थी। उनकी नजर एक सिपाही पर पड़ी, एक युवा सिपाही जो डर से कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपराधबोध और दुख का मिला जुला भाव था। यह वही सिपाही राहुल था जिसने पहले प्रिया से मदद मांगी थी और कैप्टन विक्रम से थप्पड़ खाया था। मेजर जनरल आरती शर्मा धीरे धीरे उसकी ओर चली। उनके चलने से आसपास की सभी निगाहें उन पर टिक गईं। वह सिपाही राहुल के सामने रुकी और पहले से कहीं ज्यादा नरम लेकिन दुख भरी आवाज में पूछा, बेटा क्या तुम मेरी प्रिया के करीब थे? प्रिया नाम सुनते ही सिपाही राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए सिर हिलाया। हवलदार साहिबा, डिप्टी कमांडर साहिबा बहुत अच्छी इंसान थीं। जब मुझे तंग किया जा रहा था तो केवल वही मेरे साथ खड़ी थीं। मेजर जनरल आरती शर्मा ने कांपते हुए हाथ से सिपाही राहुल के कंधे को धीरे से थपथपाया। धन्यवाद बेटा, ऐसा कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस पल उनकी फौलादी आंखों की कोरें हल्की सी लाल हो गईं। यह एक जनरल का नहीं बल्कि एक मां का रूप था। लेकिन उस छोटे से पल के दुख के बाद जो आया वह और भी ठंडा और विशाल क्रोध था। मेरी बेटी अपने मातहतों को बचाने की कोशिश में इस हालत में पहुंची और इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया। 3 सितारे, एक मां का गुस्सा, एक बड़ी मौसी का गुस्सा, एक छोटी बुआ का गुस्सा। ये तीनों गुस्से मिलकर एक विशाल लावा बन गए जो अल्फा कंपनी नामक भ्रष्ट साम्राज्य को निगलने लगा। मिलिट्री पुलिस की तलाशी और पूछताछ तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही कैप्टन विक्रम सिंह की पूर्ण सत्ता ढही, दबी हुई सच्चाइयां बाढ़ की तरह बाहर आने लगीं। जांचकर्ताओं को कैप्टन विक्रम के कंप्यूटर से उसके अत्याचारों को साबित करने वाले सबूत मिले। अपने प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उसने प्रशिक्षण परिणामों में हेरफेर किया था और आला कमान को झूठी रिपोर्टें भेजी थीं। इन सब के रिकॉर्ड मौजूद थे। साथ ही अधिकारियों के साथ सोशल मीडिया पर हवलदार प्रिया शर्मा का नारीवादी
और अन्य अपमानजनक शब्दों से मजाक उड़ाने और उसे परेशान करने की योजना बनाने की बातचीत भी मिली। पूछताछ कक्ष में सैनिकों की गवाहियां जारी रहीं। पहले तो बदला लेने के डर से चुप रहने वाले सैनिक भी जब कर्नल सुनीता चौधरी ने वादा किया कि सभी बयानों को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और सच बोलने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो एक एक करके बोलने लगे। कैप्टन विक्रम सिंह हवलदार शर्मा के साथ विशेष रूप से बहुत कठोर थे। वह सबके सामने उनके व्यक्तित्व का अपमान करते थे। वह उन्हें देर रात तक अकेले अनावश्यक कागजी काम करने के लिए मजबूर करते थे। वह लगभग सो ही नहीं पाती थीं। मैंने देखा था कि जब उन्होंने सिपाही राहुल की मदद करने की कोशिश की तो कप्तान साहब ने उन पर हाथ उठाया था। कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण के दौरान सबने मना किया, लेकिन कप्तान साहब ने हवलदार शर्मा को अकेले एक खतरनाक जगह पर भेज दिया। यह स्पष्ट रूप से हत्या का प्रयास था। विशेष रूप से प्रिया से पहले के एक एनसीओ ने एक चौंकाने वाली गवाही दी। कैप्टन विक्रम पहले से ही उन मातहतों को नियमित रूप से परेशान करने के लिए कुख्यात था जो उसे पसंद नहीं थे और उन्हें दूसरी यूनिट में भगा देता था। प्रिया उसका सबसे नया शिकार थी। सीएचएम पूछताछ कक्ष में पूरी तरह से टूट गया। उसने कैप्टन विक्रम के अधर्मों को जानते हुए भी नजरअंदाज करने और यहां तक कि साथ देने के अपने सभी अपराध कबूल कर लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी मजबूर था। मुझे डर था कि अगर मैं कैप्टन विक्रम की नजरों से उतर गया तो मेरा सैन्य करियर खत्म हो जाएगा। मैं जानता था कि हवलदार शर्मा मुश्किल में हैं, लेकिन मैंने अनजान बनने का नाटक किया। मैं अपराधी हूं। वह साम्राज्य जिसे कैप्टन विक्रम सिंह ने अकेले बनाया हुआ माना जाता था, वास्तव में चुप्पी और उदासीनता के स्तंभों पर खड़ा एक भ्रम था। अब जब वे स्तंभ एक एक करके ढह रहे थे तो पूरा साम्राज्य भरभरा कर गिर रहा था। दोपहर तक मिलिट्री पुलिस ने जांच के परिणामों को संकलित करते हुए एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की। कैप्टन विक्रम सिंह पर लगे आरोप क्रूर व्यवहार से परे, पद का दुरुपयोग, आदेश की अवज्ञा, सैन्य संपत्ति को नुकसान और झूठे आधिकारिक दस्तावेज तैयार करने जैसे अनगिनत मामलों तक बढ़ गए। इसके अलावा सीएचआईएम सहित कुछ अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही और क्रूर व्यवहार में सहायता करने के आरोप लगाए गए। कर्नल सुनीता चौधरी ने अंतरिम रिपोर्ट लेकर मेजर जनरल आरती शर्मा को रिपोर्ट की। रिपोर्ट सुनते समय मेजर जनरल आरती शर्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। रिपोर्ट खत्म होने पर उन्होंने बस एक वाक्य कहा, एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्हें कानून के तहत अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। इससे सब कुछ तय हो गया। कभी फौलादी किले जैसा कैप्टन विक्रम सिंह का साम्राज्य केवल आधे दिन में राख के ढेर में बदल गया। तलाशी और पूछताछ के दौरान मेजर जनरल आरती शर्मा प्रिया के लॉकर को देखने के लिए बैरक की ओर गईं। मिलिट्री पुलिस की घेराबंदी वाली गलियारे से गुजरकर वह प्रिया के नाम की पट्टी वाले लॉकर के सामने खड़ी हो गईं। लॉकर के अंदर उसके व्यक्तित्व की तरह ही सब कुछ बिना किसी गड़बड़ी के व्यवस्थित था। करीने से रखी लड़ाकू वर्दी, साफ धुले हुए अंडरगारमेंट्स, सीधी रखी हुई सैन्य पुस्तकें और एक कोने में एक छोटी सी डायरी रखी थी। मेजर जनरल आरती शर्मा ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उन्हें अपनी बेटी की निजी जगह में झोंकने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन उन्हें सच्चाई के आखिरी टुकड़े की पुष्टि करनी थी। उन्होंने डायरी खोली। डायरी में तारीखों के साथ छोटी छोटी प्रविष्टियां थीं। यह एक सैनिक प्रिया शर्मा की डायरी नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित इंसान की चीखें थीं। आखिरी पन्ना कठोर शीतकालीन प्रशिक्षण से एक रात पहले लिखा गया था। कल यह नरक खत्म हो जाएगा या मैं खत्म हो जाऊंगी। फिर भी मैं एक सैनिक हूं। मैं अपने देश, अपनी वर्दी, अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगी। भले ही यह शरीर टूट जाए, मेरी आत्मा नहीं झुकेगी। मेजर जनरल आरती शर्मा डायरी को पकड़े हुए चुपचाप रो पड़ी। उनकी बेटी ने अकेले कितने भयानक समय का सामना किया था। वह भीषण संघर्ष हर एक अक्षर में उनके दिल को छेद रहा था। एक बर्फीले खंजर जैसी सच्चाई ने उनके दिल को भेद दिया। जब वह दुख में डूबी हुई थीं, मेजर जनरल किरण राठौर पास आईं और उनके कंधे पर हाथ रखा। आरती, बस करो और देखोगी तो तुम्हारा दिल ही टूटेगा। मेजर जनरल आरती शर्मा ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गईं। उनकी आंखें अब दुख से नहीं, बल्कि फौलाद जैसे संकल्प से चमक रही थीं। नहीं, मुझे देखना होगा और याद रखना होगा। मेरी बेटी ने जो दर्द सहा, इस अन्याय को, तभी मैं यह सुनिश्चित कर सकती हूं कि इस धरती पर ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।
उन्होंने डायरी को सहेजकर अपने सीने से लगा लिया। यह केवल एक सबूत नहीं था, यह उनकी बेटी की न टूटने वाली आत्मा थी और वह कारण था जिसके लिए उन्हें आगे लड़ना था। वह अब अपनी बेटी की जगह इस अन्यायपूर्ण दुनिया से युद्ध करने के लिए तैयार थीं। उस दोपहर मेजर जनरल आरती शर्मा हेलीकॉप्टर से आर्मी हॉस्पिटल R&R के लिए रवाना हुई। मेजर जनरल किरण राठौर और कर्नल सुनीता चौधरी यूनिट में रहकर मामले को संभालने और जांच पूरी करने के लिए रुक गईं। VIP वार्ड। मेजर जनरल आरती शर्मा ने दरवाजे के सामने एक गहरी सांस ली। उन्हें एक जनरल के रूप में अपना सारा दबदबा छोड़कर केवल एक मां के रूप में अपनी बेटी का सामना करना था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चली गईं। प्रिया खिड़की से बाहर शून्य में देख रही थी। आहट सुनकर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और दरवाजे पर खड़ी अपनी मां को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मां। उसका उच्चारण अस्पष्ट था। मेजर जनरल आरती शर्मा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी बेटी के पास गईं। वह प्रिया के बिस्तर के पास बैठीं और अपनी बेटी के कमजोर हाथ को गर्मजोशी से पकड़ लिया। हाँ प्रिया, मां आ गई। प्रिया की आंखों से रोके हुए आंसू बह निकले। उसे एक अपराधी जैसा महसूस हो रहा था, मजबूत पक्ष न दिखा पाने और अंततः अपना सबसे कमजोर पक्ष दिखाने का अपराधबोध उसे दबा रहा था। माफ करना मां, कमजोर पड़ गई। मेजर जनरल आरती शर्मा ने सिर हिलाया और अपनी बेटी के गाल को धीरे से सहलाया। नहीं मेरी बेटी, तुम कमजोर नहीं हो। तुम किसी से भी ज्यादा मजबूत सैनिक थीं, जिसे मैं जानती हूं। तुमने अंत तक संघर्ष किया और अपने विश्वास को बनाए रखने की कोशिश की, बल्कि तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ने वाली यह मां अपराधी है। मुझे माफ कर दो प्रिया, सच में माफ कर दो। अंत में मेजर जनरल आरती शर्मा की आंखों से भी आंसू बह निकले। लौह महिला कही जाने वाली वह अपनी बेटी के सामने टूट गईं। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और बहुत देर तक रोती रहीं। यह वर्दी का वजन या सितारों का बोझ नहीं था, यह केवल एक मां और बेटी के आंसू थे। कुछ देर बाद भावनाओं पर काबू पाकर मेजर जनरल आरती शर्मा ने कहा, प्रिया, आज मां तुम्हारी यूनिट गई थी। जिन्होंने तुम्हें परेशान किया और जिन्होंने यह सब देखकर भी कुछ नहीं किया, उन सभी को न्याय मिलेगा। इसीलिए अब कोई चिंता मत करो। और उन्होंने प्रिया का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपराधबोध महसूस मत करो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की। अब से लड़ने के बजाय तुम आराम करो और केवल अपने इलाज पर ध्यान दो। आगे की लड़ाई मां, बड़ी मौसी और छोटी बुआ लड़ेंगी, ठीक है? प्रिया ने अपनी मां की गर्मजोशी भरी आंखों को देखते हुए धीरे धीरे सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे घने अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखाई दी हो। उस रात मेजर जनरल आरती शर्मा अपनी बेटी के पास ही रहीं। उन्होंने रात भर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसके दर्द भरे समय को सांत्वना देते हुए जाग कर रात बिताई। एक जनरल के सितारों के बजाय एक मां के आंसू चुपचाप कमरे को भिगो रहे थे। अल्फा कंपनी पर 3 सितारों द्वारा दिया गया न्याय तेजी से 14वीं डिवीजन और फिर सेना मुख्यालय तक फैल गया। डिवीजन कमांडर और कोर कमांडर दोनों ने खुद हेलीकॉप्टर से आकर मेजर जनरल आरती शर्मा के सामने सिर झुकाया। हमें खेद है मैडम, हमें अपनी कमान के तहत इस तरह की भयानक घटना होने तक ठीक से निगरानी न कर पाने की अपनी विफलता के लिए खेद है। मेजर जनरल आरती शर्मा ने उन्हें ठंडेपन से नजरअंदाज कर दिया। यह उनकी माफी स्वीकार करने का समय नहीं था। घटना का प्रभाव बहुत बड़ा था। जैसे ही कैप्टन विक्रम सिंह और संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जो लोग अब तक उनकी सत्ता से डरकर चुप थे, वे बोलने लगे। रक्षा मंत्रालय की हेल्पलाइन और सेना मुख्यालय के सतर्कता विभाग में न केवल 14वीं डिवीजन बल्कि अन्य यूनिटों में हो रहे क्रूर व्यवहार के बारे में शिकायतों की बाढ़ आ गई। हवलदार प्रिया शर्मा की घटना एक चिंगारी बन गई थी, जिसने सेना में व्याप्त अन्याय की आग को भड़का दिया था। विशेष रूप से अल्फा कंपनी के सैनिकों में नाटकीय परिवर्तन आया। कैप्टन विक्रम सिंह नामक अत्याचारी के चले जाने के बाद यूनिट में तेजी से स्थिरता आई। नए कंपनी कमांडर ने सैनिकों के साथ संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने मिलिट्री पुलिस की जांच में पूरा सहयोग किया और एक ऐसा माहौल बनाया जहां सैनिक बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से गवाही दे सकते थे। सिपाही राहुल, जिसने प्रिया की मदद करने की कोशिश में थप्पड़ खाया था, मिलिट्री पुलिस की पूछताछ में सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में से एक बन गया।
उसने डर को दूर किया और जो कुछ भी देखा और सुना था उसे विस्तार से और सटीक रूप से बताया। उसके साहस ने अन्य सैनिकों को भी प्रभावित किया। वे अब और चुप नहीं रहे। उन्होंने महसूस किया कि हवलदार प्रिया शर्मा के सम्मान को बहाल करना उनके अपने टूटे हुए सम्मान को वापस पाने का एक तरीका है। यहां तक कि कैप्टन विक्रम सिंह के कुछ बैचमेट्स ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। सच तो यह है कि विक्रम कैडेट के समय से ही एक समस्या था। वह अधिकारवादी था और कमजोर साथियों को परेशान करने में मजा लेता था। कमीशन के बाद भी वह नहीं बदला, लेकिन सबने इसे नजरअंदाज कर दिया। हवलदार शर्मा की त्रासदी शायद हम सभी की उदासीनता का परिणाम है। एक अकेली प्रिया शर्मा पर चलाए गए अन्याय के तीर अब सेना के पूरे संगठनात्मक और संरचनात्मक मुद्दों की ओर एक विशाल भाले के रूप में लौट रहे थे। कर्नल सुनीता चौधरी इन सभी गवाहियों और सबूतों को इकट्ठा करके कैप्टन विक्रम सिंह और उसके कैप्टन विक्रम सिंह दाथा सह अपराधियों को फंसाने के लिए एक विशाल जाल बुन रही थीं। वह जाल इतना घना और मजबूत था कि कोई भी उससे बच नहीं सकता था। हवलदार प्रिया शर्मा का मामला सेना के भीतर से निकलकर मीडिया तक पहुंच गया। शुरू में यह अग्रिम मोर्चे की यूनिट में महिला एनसीओ प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त विकलांगता का निदान के रूप में एक छोटी खबर थी, लेकिन जब इसके पीछे की कहानी कि वह एक सेना डिवीजन कमांडर की बेटी थी और 2 मेजर जनरलों और एक मिलिट्री पुलिस प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से यूनिट का दौरा कर कंपनी कमांडर को गिरफ्तार किया, सामने आई तो मामला बेकाबू हो गया। डिवीजन कमांडर की बेटी के साथ क्रूर व्यवहार, कंपनी कमांडर गिरफ्तार। जिस दिन सितारे उतरे, यूनिट तबाह हो गई। सेना के भीतर अन्याय, क्या यह ठीक है? हवलदार शर्मा का मामला जो सवाल उठाता है। मीडिया ने लगातार सुर्खियां बटोरी और जनमत उबल पड़ा। देशवासी सदमे और गुस्से में थे, विशेष रूप से जब यह पता चला कि प्रिया ने अपनी पृष्ठभूमि को छिपाकर अपनी योग्यता से पहचान बनाने की कोशिश की थी, तो उसके प्रति सहानुभूति के साथ साथ सेना की बंद संस्कृति की आलोचना करने वाली आवाजें बुलंद हो गईं। संसद की रक्षा समिति की एक आपात बैठक बुलाई गई और रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सिर झुकाना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने इस घटना को सेना के अनुशासन की विफलता का एक प्रतीकात्मक मामला बताते हुए पूरी तरह से जांच, दोषियों को सजा और पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों की जोरदार मांग की। स्थिति इस हद तक पहुंचने पर सेना का शीर्ष नेतृत्व अब इस मामले को छोटा या दबा नहीं सकता था। सेना प्रमुख ने एक राष्ट्रीय संबोधन दिया। सबसे पहले मैं इस घटना के कारण बहुत पीड़ा झेलने वाली हवलदार प्रिया शर्मा और उनके परिवार और देश की जनता से गहरी माफी मांगता हूं। सेना इस घटना को एक दर्दनाक सबक के रूप में लेती है और पद की परवाह किए बिना सभी संबंधित व्यक्तियों को दंडित करेगी ताकि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न हो। हम सेना की संस्कृति में मौलिक दर्दनाक सबक के रूप में भव्यारे दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न हो सुधार करेंगे। सेना मुख्यालय ने तुरंत एक सांस्कृतिक सुधार टास्क फोर्स का गठन किया और मेजर जनरल किरण राठौर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने सेना के भीतर सभी अन्यायों को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ टास्क फोर्स का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। एक अकेली प्रिया शर्मा की त्रासदी अब पूरे भारतीय सेना को हिला देने वाली एक विशाल लहर बन गई थी। उसके आंसू और खून ने सेना के सड़े हुए घाव को उजागर किया और नए बदलाव लाने के लिए एक विरोधाभासी उत्प्रेरक बन गए। उसने यह इरादा नहीं किया था, लेकिन उसकी पीड़ा कई अन्य संभावित पीड़ितों को बचाने का एक अवसर बन गई। कुछ महीनों बाद सैन्य अदालत में पूर्व कैप्टन विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। उसे पहले ही अपमानजनक रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अदालत कक्ष सैन्य अधिकारियों, मीडिया और मामले में रुचि रखने वाले नागरिकों से भरा हुआ था। विक्रम के वकील ने तर्क दिया कि उसके कार्य युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए एक आवश्यक कमान थे और प्रिया की हालत में गिरावट उसकी व्यक्तिगत अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के कारण थी। लेकिन कर्नल सुनीता चौधरी के नेतृत्व वाली सैन्य अभियोजन टीम द्वारा प्रस्तुत सबूतों ने उसके दावों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दर्जनों सैनिकों और अधिकारियों की सुसंगत गवाही, विक्रम के कंप्यूटर और सोशल मीडिया से मिले स्पष्ट सबूत और प्रिया की डायरी में दर्ज दर्दनाक रिकॉर्ड निर्णायक रूप से आर्मी हॉस्पिटल R&R के न्यूरोलॉजी
विभाग के प्रमुख ने एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में गवाही दी और कहा कि पीड़िता की स्थिति स्पष्ट रूप से लगातार शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार और अंतिम निर्णायक घटना हाइपोथर्मिया और आघात के कारण हुई एक्वायर्ड मस्तिष्क क्षति है। मुकदमे का मुख्य आकर्षण व्हील चेयर पर बैठी गवाह के रूप में प्रिया शर्मा थी। पुनर्वास चिकित्सा के माध्यम से उसका उच्चारण पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर दिख रहा था। सबने सांस रोककर उसे देखा। सैन्य अभियोजक ने पूछा, गवाह, क्या आप आरोपी विक्रम सिंह को माफ कर सकती हैं? प्रिया ने माइक्रोफोन पकड़ा और मुश्किल से लेकिन एक स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, मैं विक्रम सिंह नामक व्यक्ति से नफरत नहीं करती, लेकिन उसके कार्यों और उन कार्यों को संभव बनाने वाली सेना की गलत संस्कृति को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, ताकि मेरे जैसा कोई और पीड़ित न हो। उसे अपने अपराधों के लिए उचित सजा मिलनी ही चाहिए। उसके शब्दों ने अदालत में एक गहरी गूंज छोड़ी। अंत में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। आरोपी विक्रम सिंह को सैन्य सेवा अधिनियम का उल्लंघन, पद का दुरुपयोग, क्रूर व्यवहार, गंभीर चोट पहुंचाना और झूठे आधिकारिक दस्तावेज तैयार करने के सभी आरोपों में दोषी पाया जाता है और उसे 15 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा क्रूर व्यवहार में सहायता करने वाले सीएचएम को 2 साल की कैद और 3 साल की निलंबित सजा सुनाई जाती है। सैन्य अदालत में यह एक अभूतपूर्व रूप से कड़ी सजा थी। फैसला सुनकर विक्रम अदालत में बेहोश हो गया। उसके पतन को देखने वाले लोगों ने न्याय की जीत पर तालियां बजाईं। मुकदमा खत्म होने के बाद अदालत से बाहर आती प्रिया के साथ उसकी मां आरती शर्मा, बड़ी मौसी किरण राठौर और छोटी बुआ सुनीता चौधरी थीं। उन्होंने चुपचाप प्रिया की व्हील चेयर को आगे बढ़ाया। एक लंबी लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी। कानूनी न्याय तो हो गया, लेकिन प्रिया की लड़ाई अब शुरू हुई थी। उसे हर दिन कठिन पुनर्वास चिकित्सा से गुजरना पड़ता था। अकड़ी हुई मांसपेशियों को ढीला करना और ठीक से चलना और बोलना फिर से सीखना कल्पना से परे दर्द का एक सिलसिला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सैनिक के दिनों में चरम प्रशिक्षण को पार करने वाली वही मजबूत मानसिक शक्ति अब पुनर्वास के लिए एक इच्छा शक्ति के रूप में जल रही थी। उसके साथ हमेशा एक मजबूत परिवार था। मेजर जनरल आरती शर्मा अपने व्यस्त सैन्य जीवन के बावजूद हर सप्ताहांत अपनी बेटी से मिलने आती और उसके साथ समय बिताती। मेजर जनरल किरण राठौर ने अपने विशेष बलों के अंदाज में हंसमुख और शक्तिशाली प्रोत्साहन से उसे हंसाया और कर्नल सुनीता चौधरी ने कानूनी और प्रशासनिक सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय बीतता गया और प्रिया को चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। जिस दिन उसने अपनी वर्दी उतारी वह शांत थी। भले ही एक सैनिक के रूप में उसका सपना टूट गया था, उसने एक नया सपना देखना शुरू कर दिया था। उसने अपने अनुभव के आधार पर सेना के भीतर मानवाधिकार के मुद्दों और घायल सैनिकों, युद्ध या सेवा के दौरान घायल हुए सैनिक की स्थिति में सुधार के लिए काम करने का फैसला किया। उसने टीवी और मीडिया साक्षात्कारों में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी कहानी बताई, और उसकी कहानी से प्रभावित होकर कई लोगों ने दान भेजा। इस दान और परिवार के समर्थन से प्रिया ने इंडियन वेटरन्स एंड वुंडेड वॉरियर्स फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करने वाले सैनिकों को कानूनी सलाह प्रदान करता, पुनर्वास चिकित्सा लागत में सहायता करता और समाज में उनकी वापसी में मदद करता। व्हील चेयर पर उसकी छवि अब कमजोरी का प्रतीक नहीं थी। यह अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले साहस का एक पदक था और घायल लोगों को गले लगाने वाली आशा का प्रतीक बन गया था। कुछ साल बाद प्रिया शर्मा भारत की सबसे प्रभावशाली सैन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक बन गई थी। अब वह बिना व्हील चेयर के एक छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल सकती थी। उसका उच्चारण अभी भी थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन उसके शब्दों में किसी से भी ज्यादा ताकत और सच्चाई थी। उसने देश भर में व्याख्यान दिए। विशेष रूप से वह भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों, एनसीओ अकादमियों और भारतीय सैन्य अकादमी जैसी जगहों पर जाना पसंद करती थी, जहां नए सैनिक तैयार होते थे। उसने अपने अनुभव को साझा करते हुए भविष्य के सैनिकों को बताया कि सच्चा सैनिक जज्बा क्या है। सच्ची ताकत अपने मातहतों को दबाने और झुकाने से नहीं आती है। यह एक मातहत के दर्द को समझने, उनकी रक्षा करने
और उनके साथ मिलकर बढ़ने वाले नेतृत्व से आती है। कृपया आप एक ऐसे कमांडर न बने जो मेरे जैसे और पीड़ितों को पैदा करे, बल्कि एक ऐसे सच्चे सैनिक बने जो मेरे जैसे पीड़ितों की रक्षा करे। उसके व्याख्यान ने कई युवा सैनिकों के दिलों को छू लिया, क्योंकि वह खुद उस घायल सबूत थी। उसके शब्द किसी भी पाठ्यपुस्तक से ज्यादा जीवंत शिक्षा थे। उसका फाउंडेशन धीरे धीरे बड़ा होता गया और अब सरकार के साथ मिलकर नीतियां बनाने के स्तर तक पहुंच गया। उसके द्वारा प्रस्तावित सैनिक मानवाधिकार संरक्षण अधिकारी प्रणाली और घायल सैनिक मानवाधिकार संरक्षण अधिकारी प्रणाली पुनर्वास सहायता विस्तार विधेयक संसद से पारित हो गए, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। एक समय सेना नामक संगठन के भीतर सबसे गहरा घाव झेलने वाली वह अब उस संगठन को ठीक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। वह सही मायने में एक घायल मरहम बन गई थी। प्रिया शर्मा की घटना के बाद अल्फा कंपनी पूरी तरह से एक अलग यूनिट बन गई थी। कैप्टन विक्रम सिंह का आतंक का शासन समाप्त हो गया था और संचार और सम्मान की संस्कृति ने जगह ले ली थी। नए कमांडरों ने दूसरी प्रिया शर्मा घटना को रोकना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया। जिन सैनिकों को प्रिया की रक्षा न कर पाने का अपराध बोध था, वे अब अन्याय को रोकने में सबसे आगे थे। जब कोई नया सैनिक आता तो वे सबसे पहले अपने अनुभव बताते और सिखाते कि अगर कोई मुश्किल हो तो कभी अकेले में न सहें, बल्कि किसी से बात करें। सिपाही राहुल, जिसने प्रिया से मदद मांगी थी, अब एक सक्षम हवलदार बन गया था और एक सेक्शन का नेतृत्व कर रहा था। वह अपने मातहतों की सबसे ज्यादा परवाह करने वाले सर्वश्रेष्ठ सेक्शन कमांडरों में से एक के रूप में प्रशंसा प्राप्त कर रहा था। वह कभी कभी प्रिया के फाउंडेशन में गुमनाम रूप से छोटी राशि दान करता था। यह उसके प्रति उसकी माफी और कृतज्ञता का एक प्रतीक था। सेना मुख्यालय ने हवलदार प्रिया शर्मा के मामले को एक कमांडर के अन्याय का यूनिट की युद्ध क्षमता पर प्रभाव पर एक आधिकारिक प्रशिक्षण सामग्री के रूप में अपनाया। कैप्टन विक्रम सिंह का नाम सैन्य इतिहास में सबसे खराब कमांडरों में से एक के रूप में दर्ज किया गया और प्रिया शर्मा का नाम न टूटने वाले सैनिक जज्बे के प्रतीक के रूप में रह गया। जिस यूनिट में त्रासदी हुई थी, वह विडंबना से सबसे स्वस्थ और सुरक्षित यूनिटों में से एक बन गई। जिस ठंडी जमीन पर एक फूल कुचल दिया गया था, वहां अब आशा के अनगिनत नए फूल खिल रहे थे। एक सुनहरी शरद ऋतु के दिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के एक शांत कोने में 3 महिला सैनिक और एक महिला एकत्र हुईं। अब क्रमशः एक कोर कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में प्रमुख पदों पर आसीन मेजर जनरल आरती शर्मा, मेजर जनरल किरण राठौर और जनरल पदोन्नति के करीब कर्नल सुनीता चौधरी और उनके साथ छड़ी के सहारे खड़ी प्रिया शर्मा। वे प्रिया के दादा यानी मेजर जनरल आरती शर्मा के पिता और 1971 के युद्ध के नायक दिवंगत ब्रिगेडियर के शर्मा के स्मारक के सामने खड़े थे। मेजर जनरल आरती शर्मा ने पहले स्मारक को सल्यूट किया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। इस सेना में जिसे आपने अपनी जान देकर बचाया, मेरी बेटी, आपकी पोती को दर्द सहना पड़ा। कृपया स्वर्ग से इस बच्ची की रक्षा करें। मेजर जनरल किरण राठौर ने जोरदार हौंसी के साथ कहा, पापा जी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। हमारी प्रिया मुझसे भी ज्यादा मजबूत महिला बन गई है और जब तक हम हैं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। कर्नल सुनीता चौधरी ने चुपचाप स्मारक को पहुंचते हुए कहा, जैसा कि आप हमेशा कहते थे, एक न्यायपूर्ण सेना बनाने के लिए मैं भी अपनी जगह पर अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अंत में प्रिया ने अपनी छड़ी रखी और धीरे धीरे स्मारक के सामने खड़ी हो गई। उसने सल्यूट के बजाय गहरा सिर झुकाया। दादाजी, भले ही मैंने वर्दी उतार दी है, लेकिन आपने जो सैनिक जज्बा मुझे दिया है, वह मेरे दिल में हमेशा जीवित रहेगा। अब मैं एक अलग तरीके से आपके देश की सेवा करूंगी। कृपया देखते रहिएगा। चारों महिलाएं बहुत देर तक चुपचाप स्मारक को देखती रहीं। उनके कंधों पर लगे सितारे और पद अब महत्वपूर्ण नहीं थे। वे बस एक परिवार थे जो एक दूसरे की परवाह करते और प्यार करते थे। सूरज ढल गया और आसमान में एक एक करके तारे चमकने लगे। आरती ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए आसमान की ओर इशारा किया। प्रिया, उन सितारों को देखो। हर एक सितारा कमजोर लगता है, लेकिन मिलकर वे रात के आसमान को रोशन करते हैं। हम भी उन सितारों की तरह एक दूसरे को रोशन करेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। प्रिया ने अपनी मां को देखकर खुलकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहरी और सुंदर चमक थी, जो केवल घावों पर विजय पाने वाले व्यक्ति के पास हो सकती है।
फौलादी इच्छा शक्ति के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली लड़की, उसके दर्द पर प्रतिक्रिया देने वाले सितारों के आंसू, यह सब मिलकर भारतीय सेना के इतिहास को बदल गया और एक नई आशा को जन्म दिया। सितारों की रोशनी से नहाए रात के आसमान के नीचे 4 लोगों का परिवार एक दूसरे की गर्मी को महसूस करते हुए एक बेहतर कल की चुपचाप शपथ ले रहा था।